हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, जो भी कोई कर्मचारी सरकारी नौकरी लगता है तो वह सरकारी नौकरी लगने पर उसको क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, जिसको हम RSR कहते हैं। उस RSR की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस RSR में मुख्यतया 1, 2 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और दोस्तों 15, 16 अध्याय हैं इस पहले वाले RSR में। तो दोस्तों, इस 16 अध्यायों के बारे में हम साधारण सी आज चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में एक एक करके एक जो अध्याय के अंदर जो टॉपिक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो अध्याय फर्स्ट में दोस्तों सबसे पहले राजस्थान सेवा नियमों का शीर्षक है, सेवा नियमों का संवैधानिक आधार है, प्रभावशील किन किन व्यक्तियों के लिए है और किन किन व्यक्तियों के लिए यह नहीं है। साथ ही साथ मूलतः वित्त विभाग नियमों के अधिकार इसमें विहित हैं। वित्त विभाग की सहमति के लिए प्रेक्षित मामले और उनकी प्रक्रिया, शिथिल करने में वित्त विभाग की शक्ति, शिथिल करने की प्रक्रिया, साथ ही साथ राज्यपाल का जो भी इन नियमों में संशोधन का अधिकार है। राज्यपाल चाहे तो समय समय पर इन नियमों में संशोधन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भी अधिकार हैं उनका किस तरह से वो बांटे गए हैं प्राधिकरण और राज्यपाल के अधिकारों से संबंधित। तो ये साधारण जो जानकारियां हैं ये हम अध्याय फर्स्ट में पढ़ेंगे। अध्याय जो दोस्तों सेकंड है उसमें हम आयु की परिभाषा और उसके संबंध में जो निर्देशन है उनकी हम चर्चा करेंगे कि आयु की क्या परिभाषा है और किस तरह से उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्षतिपूरक भत्ते। जो भी भत्ते दिए जाते हैं क्षति के साथ, वो क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या कर्तव्य हैं, फीस से संबंधित क्या है और सेवा के पूर्ण वर्ष की परिभाषा क्या है, मानदेय, स्थानीय निधि, वेतन, व्यक्तिगत वेतन, पद परिकल्पित वेतन और परिवीक्षाधीन। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर हैं दोस्तों। विशेष वेतन कौन से हैं, मूल वेतन, स्थायी नियुक्ति और वेतनमान। तो दोस्तों ये जो आपके सेकंड जो अध्याय है, सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर वेतन से संबंधित समय समय पर वेतनमान आपको दिया जाता है। कौन कौन से वेतन हैं, क्या क्या शुल्क है और आयु के संबंध में क्या क्या परिभाषा और निर्देशन हैं। तो दोस्तों ये अध्याय 2 और इसमें ये परिभाषाएं थी और अध्याय 2 में ही सेवा की सामान्य शर्तें हैं कि इसमें परिवीक्षा काल में नियुक्ति व वेतन, यानी प्रोबेशन टाइम में क्या क्या नियुक्ति दी जाती है, क्या क्या वेतन दिए जाते हैं। प्रथम नियुक्ति के समय आयु और जन्म दिनांक का सत्यापन किया जाता है। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया और उपनाम परिवर्तन का बंद पत्र, ये है भी जानकारी हम लेते हैं। अधिक आयु की नियुक्तियों का नियमन, नवीन नियुक्तियों में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। जो भी नई ज्वाइनिंग होती है उसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, नवीन आयु की नियुक्ति, अधिक आयु की नियुक्ति कई बार ओवरेज हो जाते हैं लेकिन सरकार के द्वारा उनको राहत या छूट दी जाती है, तो वह वाली प्रक्रिया भी हम इसमें समझते हैं। ठीक है दोस्तों,
साथ ही साथ राज्य में मूलभूत शर्तें और कर्मचारी से हम क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, और पदाधिकार संबंधित मूलभूत सिद्धांत क्या है, पदाधिकार कब अर्जित होता है, पदाधिकार को कब रखना है, उस अधिकार का निलंबन कब किया जाता है, फिर उसको फिर से प्रतिस्थापन कब किया जाए, कब वो पदाधिकार को एकदम बर्खास्त यानी समाप्त कर दिया जाए। अधिसंख्य पदों की इसका सृजन, पदाधिकार का स्थानांतरण, राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण और बर्खास्तगी जो हो जाए उसके कारण रिक्त पद को 1 वर्ष तक नहीं भरने की शर्तें भी होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को राज्य बीमा का सदस्य बनना अनिवार्य है और साथ ही साथ मेडिक्लेम कनेक्शन योजना का सदस्य बनना भी अनिवार्य है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो एसआई और साथ ही साथ मेडिक्लेम की जो भी योजना होती है उसका सदस्य बनना अनिवार्य है, यानी इसमें आपको छूट का कोई अधिकार नहीं है। ठीक इसी प्रकार वेतन भत्ते जो भी मिलते हैं उनकी क्या क्या शर्तें हैं, सेवा में त्यागपत्र और उनको स्वीकृत करने की प्रक्रिया, प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा करवाना और प्रशिक्षण काल में किसी दूसरे पद पर जाने पर जो भी खर्च है उसकी सीमा, एक बार में अधिकतम अवकाश स्वीकार करने की सीमा, यह भी इसमें दिया गया है 2nd चैप्टर में ही। ठीक है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अस्थायी राज्य कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दें, उनकी शर्तें क्या हैं, त्यागपत्र के संबंध में कर्मचारी को जो भी नोटिस दिए जाते हैं उनके आदेश भी इसमें आपको 23A निर्णय में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये अध्याय आपके 3 ही था, 2 लिख रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट जो अध्याय 4 है इसमें वेतन पद के वेतन से अधिक नहीं होगा। जो वेतन है, जो पद है उसके वेतन से यह अधिक। हाँ तो दोस्तों अगले हम आगे चर्चा करें, इसमें कुछ अपवाद भी है कि अपवाद क्या है दोस्तों, कि अपवाद यह है कि विश्राम काल का जो वेतन है यदि कर्मचारी आगामी सत्र के प्रारंभ में पुनः नियुक्त कर दिया जाता है, जो भी विश्राम काल है, बीच का जो प्रोबेशन टाइम है, जो इसमें वो प्रोबेशन टाइम के अलावा रिलैक्सेशन टाइम है, उसका वेतन यदि कर्मचारी आगामी सत्र में प्रारंभ में पुनः नियुक्त कर दिया जाता है, यदि वेतन पद के वेतन से अधिक हो जाए तो तदर्थ नियुक्ति के समय में वेतन को आरक्षित करने के बारे में। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो प्रशिक्षण काल है उसमें वेतन देना, आदेशों के काल में का वेतन देना, प्रशिक्षण काल में जो कर्मचारी हैं उनको विशेष वेतन क्या क्या दिया जाता है, समान वेतन वाले उच्च पद पर नियुक्ति में आरंभिक जो मूल वेतन है वो वेतन निर्धारण, यदि दूसरा पद समान हो तो नए पद को अधिकतम, पुराने पद के वेतन का निर्धारण, नए पद पर न्यूनतम, पूर्व में मूल पद के वेतन का निर्धारण, एक से अधिक स्थायी और दूसरे नियमानुसार किसी उच्च पद में जाए तो भी दोस्तों इसमें वेतन देने की प्रक्रिया है। अस्थायी किंतु नियमित वेतन पाते हुए अन्य पद पर जाने पर पुराने पद जो है उससे अधिकतम, दूसरे पद अधिकतम कम होने पर तदर्थ वेतन पाते हुए अन्य पद पर जाएं। इसी प्रकार वेतन का निर्धारण, 2 से अधिक वेतन वृद्धियों का वेतन निर्धारण लाभ होने पर वेतन वृद्धि 1 वर्ष बाद देय होगी। यदि 2 से अधिक वेतन वृद्धि लग गई दोस्तों आपके, तो वह लाभ होने वाली जो वेतन वृद्धि है वो 1 वर्ष बाद होती है।
इसी प्रकार दोस्तों किसी सेवा नियमों में एक से एक पद सम्मिलित नहीं होने पर उसके धारक का वेतन। संशोधित वेतनमान 1983 से 87 के परिशिष्ट 13 में फुटनोट में अंकित जंप स्टेजों का लाभ के बारे में जानकारी। विशेष वेतन का आरक्षण, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार वर्क चार्ज कर्मचारी परिवीक्षा अवधि में वेतन अवधि समाप्त होने पर कोई निलंबन काल हो जाए तो वेतन वृद्धि किस तरह से दी जाती है। सामान्य वेतन वृद्धि प्रत्येक माह की 1 तारीख को चुकाने के बारे में, माह की प्रथम दिनांक को वेतन वृद्धि चुकाने के बारे में, ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार दक्षता अवरोध पारित करना, विभागीय जांच पूर्ण होने पर दक्षता अवरोध को विचाराधीन रखते हुए वेतन वृद्धि रोकना। ऐसे ही समय वेतनमान में वेतन वृद्धि हेतु सेवा काल की गणना। असाधारण अवकाशों में वेतन वृद्धि सम्मिलित करना, वेतन वृद्धि से संबंधित वैदिक सेवा अवधि वेतन विसंगतियों को दूर करना, वेतन का निर्धारण। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आपको अध्याय 4 दिखाई दे रहा है, इस अध्याय 4 में वेतन से संबंधित जो बातें हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो अध्याय 4 मुख्यतः जो वेतन से संबंधित है और अध्याय 3 है दोस्तों, यह अध्याय कौन सा है दोस्तों? 3। यह सेवा की सामान्य जो शर्तें हैं। तो सबसे पहले आप सेवा करोगे, उस सेवा की सामान्य जो शर्तें हैं वो लेओगे। और अध्याय जो 2 है दोस्तों, उसमें साधारण जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं की हम यहाँ चर्चा करते हैं कि मानदेय क्या है, वेतन क्या है, विशेष वेतन क्या है, इन सब की हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अध्याय 3 में 4 में आपको वेतन से संबंधित पता चल गया। अध्याय 5 जो है दोस्तों, उसमें आपको जो वेतन है उस वेतन के अतिरिक्त जो वेतन भत्ते मिलते हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अध्याय 5 में कि क्षतिपूर्ति स्वीकार के कारण मानदंड है, मानदेय स्वीकृति की परिस्थितियाँ या और भी जो चिकित्सीय अधिकारियों से संबंधित हैं, ठीक है, अवकाश में गैर। तो ये सारी की सारी जो दोस्तों बातें हैं वो हम अध्याय 5 में करेंगे। अध्याय 6 है, उसमें हम नियुक्तियों का संयोजन पढ़ेंगे। एक समय में एक से अधिक पद पर नियुक्ति हो जाए तो वेतन का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, ये नियुक्तियों का संयोजन हम जो अध्याय 6 की आरएसआर है उसमें हम अध्ययन करेंगे। भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति यदि हो जाती है तो वह अध्याय 7 में पढ़ेंगे कि भारत के बाहर चला गया प्रतिनियुक्ति के रूप में, तो फिर दोस्तों वो प्रतिनियुक्ति पर वेतन भत्तों का क्या क्या है, ठीक है, समुद्र पार छात्रवृत्ति की क्या योजनाएं हैं, वो सारा का सारा इसमें हम पढ़ेंगे। अध्याय 8 में दोस्तों जो बर्खास्तगी है, निलंबन है, निष्कासन है, उससे संबंधित जो भी बातें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो यह दोस्तों अध्याय 8 हो गया। अध्याय 9 में जो भी सेवानिवृत्ति से संबंधित अनिवार्य आयु है उसके बारे में चर्चा की जाएगी कि अनिवार्य आयु जो है उस पर सेवानिवृत्ति का क्या प्रावधान है। अध्याय 10 जो है उसमें दोस्तों आपके अवकाश से संबंधित हैं कि कितने तरह के अवकाश होते हैं, क्या क्या अवकाश हैं, उन अवकाशों को हम कैसे अर्जित करेंगे और उन अवकाशों को किस तरह से लिया जाता है। यह सारी की सारी जानकारी अवकाश में ही है। तो अवकाश, साधारण सेवानिवृत्ति, अराजपत्रित चिकित्सा, साथ ही साथ दोस्तों अध्याय जो 11 है वो भी अवकाश से संबंधित ही है। इसमें देय अवकाश की प्रकृति किस तरह की होगी, ठीक है, त्यागपत्र, सेवा समवर्ती अवकाश, विशेष अवकाश, पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश,
इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, प्रोबेशन, वो सारा का सारा आपके होता है। अध्याय 12 जो है दोस्तों वो है कार्य ग्रहण काल, कि जो कार्य ग्रहण किया जाता है उस समय आपको क्या क्या देय है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या नियमन है, क्या क्या देयताएं हैं, क्या क्या अवधि है, और इसमें क्या क्या वेतनमान मिलता है, किस प्रकार के दंड का अधिकार है, वो सारा का सारा हम अध्याय 12 में पढ़ते हैं। अध्याय 13 में दोस्तों वैदेशिक सेवा है। वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति, वैदेशिक सेवा स्थानांतरण सूचना महालेखाकार को दी जाती है। प्रतिनियुक्ति शर्तें जो भी दोस्तों बनती हैं, अन्य प्रकार के भत्ते, वो सारा का सारा वैदेशिक सेवा में है। अध्याय 14 है दोस्तों वो स्थानीय निधियों के अधीन जो सेवाएं हैं वो अध्याय 14 में आती हैं। जो भी स्थानीय निधियां हैं उनके अधीन सेवाएं, तो स्थानीय निधियों की सेवाएं तथा उनका नियमन, स्थानीय निधियों में नियुक्ति अधिकारी की स्थायी आधार पर स्थानीय निधि सेवा में अंतलीन करने पर गत सेवाओं का लाभ। तो ये जो भी स्थानीय सेवाएं हैं, वैदेशिक सेवा इससे संबंधित है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अध्याय 15 में सेवा अभिलेख हैं। जो भी सर्विस बुक हैं उनका किस तरह से संधारण किया जाए, उनको किस तरह से कार्य में लिया जाए, ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हम करते हैं। सेवा अभिलेख की जो भी नियुक्ति अधिकारी की सेवा पुस्तिका है वो किस तरह से की जाए, पुलिस मुख्य सिपाही द्वारा सेवा का विवरण। अध्याय 16 जो है दोस्तों उसमें हम अधिकारों द्वारा प्रगतिकरण की सक्षम जो अधिकारी है वह अपने अधिकारों का किस तरह से प्रयोग करे और उसको वित्त विभाग की अनुमति और साथ ही साथ नियमन और सामान्य शर्तें हैं वो सब सम्मिलित हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि यह जो पहला अध्याय है, पहला जो खंड है किताब का राजस्थान सेवा नियम का, इसके मुख्यतया 16 पाठ हैं। 16 अध्यायों में पहला जो अध्याय है वह सामान्य सेवा नियम की जानकारी देता है। दूसरे अध्याय में आप नौकरी लग जाते हो तो फिर साधारण जो नौकरी लगने पर क्या क्या आपको साधारण परिभाषाएं पता होनी चाहिए उनके बारे में है। फिर नौकरी लगने के बाद में दोस्तों क्या क्या नौकरी लगने की शर्तें होती हैं, किस तरह से आपको नौकरी लगने के लिए अधिकार क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन से आपको छुट्टियां मिलती हैं, क्या क्या वेतनमान मिलता है, वो सारा का सारा सामान्य शर्तों के बारे में। फिर जब नौकरी लग जाओगे तो दोस्तों महीने वाले दिन आप चाहोगे कि हमें पैसे मिलते रहें, ठीक है, तो वह वेतन के बारे में साधारण अध्याय 4, अध्याय 2 परिभाषाएं हैं, साधारण अध्याय 3 सेवा की शर्तों के बारे में है, अध्याय 4 आपको वेतन से संबंधित है कि कौन कौन से आपको वेतन के बारे में पता रहे। फिर आपको वेतन मिलने के बाद में एक्स्ट्रा जो है और कौन कौन से वेतन के रूप में भत्ते भी मिल सकते हैं और क्या क्या मिलते हैं वेतन में, ठीक है, वो इसमें जानकारी दी हुई है। वेतन से संबंधित बातें हो गई। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके जो सर्विस आप कर रहे हो उस सर्विस के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी करवा दी जाए यहाँ या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में यदि ज़रूरत पड़े तो आपको वहाँ से प्रतिनियुक्ति के आधार पर समायोजन कर दिया जाए, विदेश में या फिर दूसरे राज्य में या फिर भारत से बाहर भी या फिर आपके अदर कोई डिपार्टमेंट में तो नहीं कह सकते, अदर स्कूल में इस तरह से प्रतिनियुक्ति यदि आपको दे दी जाए। फिर मान लीजिए यदि आप
अपनी सेवाएं अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो तो फिर किसी कारण से बर्खास्तगी, निलंबन और निष्कासन वाली प्रक्रिया भी हो सकती है। साथ ही साथ आपको कोई ज़रूरी कार्य होने पर मैं चाहूँ कि मुझे कोई अवकाश मिले तो कितने प्रकार के अवकाश हैं उनके बारे में विस्तार से अध्याय 10 और अध्याय 11 दोनों में दोस्तों बताया गया है। अवकाश कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, महिलाएं पुरुष क्या क्या अवकाश ले सकते हैं, उन सारों की यह 2 चैप्टर अध्याय 11 और 12 में बताया गया है। फिर उसके बाद में दोस्तों साधारण जानकारी, जब आप नौकरी लग जाते हो, कार्य ग्रहण हो जाता है, तो कार्य ग्रहण होने के बाद में आपको उसमें क्या क्या अवकाश मिलते हैं, क्या क्या साधारण सी जानकारी हैं, ये हालांकि चैप्टर शुरू में दे देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको एक साधारण शुरू में जानकारी देने के बाद में यह कार्य ग्रहण अवकाश कार्य ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो समझाई गई है। फिर उसके बाद में दोस्तों वैदेशिक सेवा है, ये कुछ एक्स्ट्रा है जिसमें कर्मचारी की सहमति ली जाती है और वैदेशिक सेवा के रूप में उसके बारे में जो भी सारी डिटेल है वो पूरा का पूरा समझाया गया है। फिर दोस्तों अध्याय 14 है वो स्थानीय निधियों की सेवाएं हैं और इन स्थानीय निधियों में जो भी आपसे एक्स्ट्रा सेवा ली जाती है और साथ ही साथ सेवानिवृत्ति के रूप में जो भी लाभ है वो होता है। ठीक है। फिर दोस्तों वेतनमान आपका हो गया, छुट्टी आपने ले ली, ठीक है, किसी प्रकार का कोई आपको निलंबन बर्खास्तगी की कोई समस्या नहीं आई, प्रोबेशन काल में या योग काल में या सेवा काल में आपने क्या क्या प्रक्रियाएं ली, शुरू में जब आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो वह प्रक्रिया में क्या क्या होती है, साथ ही साथ इसके साथ साथ आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड के रूप में आपके अभिलेख जो हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाता है वो सेवा अभिलेख 15 में पूरी अच्छे से समझाया गया है। और लास्ट में जब किसी प्रकार के कार्य को आसानी से करवाना है या फिर करते रहते हैं, हमें अपने अधिकारों के बारे में जानने की पूरी स्वतंत्रता है। तो यह है दोस्तों अंतिम जो चैप्टर है वो है अधिकारों का प्रगटीकरण। तो दोस्तों इस अधिकारों के प्रगटीकरण में सक्षम जो प्राधिकारी है उसके द्वारा जो भी अधिकारों का प्रयोग किया जाए वो है, और शक्तियाँ जो भी प्रदान की गई हैं वो वित्त विभाग की अनुमति भी उसमें सम्मिलित की जाती है। साथ ही साथ इस जो प्रदत्त अधिकारों के नियमन संबंधी सामान्य शर्तें हैं उनकी भी साधारण जानकारी दी जाती है। इस तरह से दोस्तों यह मोटे मोटे आपको समझ में आ गया होगा राजस्थान सेवा नियम RSR के यह RSR के यह पार्ट फर्स्ट जो है उसके 16 चैप्टर हैं। तो इन 16 चैप्टरों को हम एक एक करके और समझते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ये अपना ग्रुप है नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।